सभी को नमस्कार। देख रहे हो पिछली क्लास में हमने जो हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। संविधान में भी हमने क्या पढ़ा, एक तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और एक जो हमने टॉपिक किया है कौन सा किया है, भारतीय संविधान के स्रोत। दो चीजें अभी तक हमने पढ़ ली है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और संविधान के स्रोत। तो आपने भी घर जाके उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से पूछ लिया करो। अच्छा, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे, दो चीजों को हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे, दो बातें हैं उनको क्या करेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे। देखा हमने प्रस्तावना पढ़ी, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े। आज से हम जो स्टार्ट करेंगे, भारतीय संविधान के बाद भारतीय संविधान के बाद वह अनुच्छेद पढ़ना हम क्या करेंगे, स्टार्ट। देखो आपने देखा होगा जब हमारा मूल संविधान क्या हुआ, बना, आपने पढ़ा हुआ कितने भाग थे, 22 भाग कितने थे, 22, और जो अनुच्छेद थे 395। देखो कुछ मानते हैं 22 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 25। आर्टिकल कितने हो गए हैं, 395 से 475 प्लस कोई कितने कहता है, कोई कितने है, इतने ही, लेकिन इसमें क्लोजेस जुड़ती चली गई। वो भी आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कैसे 22 में ही 25 बने हैं, कैसे 395 400 जो जितने भी मानते हैं वो कैसे हुए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके भाग पढ़ेंगे। भाग आ गया तो भाग के साथ क्या आ गए, आर्टिकल। जैसे हमारा भाग पहला है, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में, 1 से 4 तक उसमें क्या है, आर्टिकल है। उसके बारे में जानेंगे, पहले आर्टिकल में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। अच्छा, ये भाग बनाए क्यों गए, इनका लिखने का मकसद क्या था। लिखने का मकसद यह था, ये अलग अलग पार्ट इसलिए बनाए गए भी ताकि संविधान को जब भी हम पढ़े, जब भी भारतीय जनता पढ़ेगी इसको, तो आसानी रहे पढ़ने में। जैसे मान के चलो आपने क्या पढ़ना है, मूल अधिकार पढ़ने हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, कहाँ देखना है, भारतीय संविधान का भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35, आपको क्या मिलेगा वहां, सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित बातें मिलेंगी। इसी तरीके से आपने कोई भी केंद्र राज्य के संबंध देखने हैं, भाग 11 12 13, उसमें आप चले जाओगे। इसी तरीके से आपने कोई इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना आपने, तो वहां का जो उन्होंने पार्ट बना रखा है, भाग बना रखा है 15, उसमें आप क्या कर सकते हो, वहां पर उठ सकते हो। यानी कि आसानी रहे, भाग बनाने का मकसद ही क्या था, पढ़ने में आसानी रहे। ऐसा होता भी मान के चलो पता नहीं हो किसी चीज का, कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ से खत्म हो रही है, तो उस चीज का फायदा नहीं है, वो पढ़ने में आसानी से नहीं पढ़ी जाएगी। वो उसके लिए पढ़ने के लिए आसानी क्या है भी, आप चीजों को क्या कर लो, बांट लो। आप भी जैसे पढ़ते हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे प्लेटो पढ़ ले, अरस्तु पढ़ रहे हो, तो उनके क्या कर लेते हो, जो भी उनके विचार आ जाते हैं उनको वर्गीकरण करके लिख लेते हो, पार्ट में बांट लेते हो। भी मान के चलो नागरिकता के बारे में अरस्तु ने क्या कहा, या और किसी विचार ने उसके बारे में क्या कहा है, तो आपको क्या पढ़ेगी, आसानी रहेगी। इसी तरीके से भाग भी इसलिए बनाए गए ताकि हम क्या कर सकें, भारतीय संविधान को आसानी से समझ सके, उनको पढ़ सके। तो आज से हम पहला भाग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का पहला भाग क्या है, इसमें भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जो पहला भाग किसके बारे में बताता है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि जो भारत है का जो संघ है और उसका क्षेत्र है, उसके बारे में क्या देता है, ये जानकारी देता है। आर्टिकल 1 से 4 तक जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपके चीजें समझना आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद अनुच्छेद 1 है, उसकी 3 क्लोजिस बनाए हुए हैं। आर्टिकल 1 का एक भाग, यानी क्लोजिस, जैसे आप देखते हो भी अनुच्छेद 475 का यानी क्लोजिस बनाई है तो अनुच्छेद 1 उसमें क्या करती है, शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 1 का 1 में क्या है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि क्या होगा, भारत है जो, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, ये राज्यों का
संघ होगा, राज्यों का संघ, यानी कि इंग्लिश में याद रखना इसको, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है, आर्टिकल 1 से हमें को क्या पता चलता है, हमारे राज्य का एक तो क्या पता चलता है, नाम। देखो दो बातें इससे स्पष्ट होती है, ये बात लिखने से क्या होती है, दो बातें हमको स्पष्ट होती है। एक तो क्या, राज्य का क्या नाम है, भारत या इंडिया। अच्छा एक ये मुद्दा भी चला था, देखा होगा आपने, कोई मुद्दा चला था, भी भारत का नाम इंडिया है या भारत बोले। बीजेपी ने कोशिश की थी भी इंडिया को पलटकर क्या करने की, भारत, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि दोनों एक ही है। हिंदी में क्या कह देते हैं इसको, भारत, इंग्लिश में क्या है ये, इंडिया। मुद्दा ये क्या है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। दो बातें पता चली, क्या बातें पता चली, एक तो इससे पता क्या चला, जो राज्य का नाम क्या है वो है भारत। और दूसरी बात क्या पता चली, ये आर्टिकल पढ़ने से, देखो एक एक चीज को आपने ध्यान से सुनना है, जो भी ये यहाँ पर लिखी गई बातें हैं, एक एक चीज को ध्यान से रटना नहीं है। क्या लिखा गया है, भारत का नाम पहले है, इससे पता चलता है। एक बात क्या स्पष्ट होती है, भी राज्य का स्वरूप कैसे है, राज्य का स्वरूप यानी कि परिसंघ है, संघात्मक है या यूनियन है, तो कैसा है हमारा, यूनियन ऑफ स्टेट। कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाता है, भारत क्या संघात्मक है, नहीं भारत संघात्मक नहीं है, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। देखो तीन बातें पहले भी बताई थी मैंने, एक बात और समझ लो क्या है, जैसे क्या है, एक होता है परिसंघ, एक होता है संघात्मक, और एक होता है संघ यानी कि यूनियन। यूनियन जो अमेरिका का संविधान बना, दो दो बार बना, जब पहले स्वतंत्रता आंदोलन में चलाया 1776 में, जब उन्होंने संविधान बनाया, आज का जो वर्तमान का संविधान वो नहीं था। कौन सा संविधान था, जो परिसंघ। परिसंघ में क्या होता है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो किया जाता है, उसमें राज्य क्या होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जो केंद्र है वो क्या होगा, कमजोर होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, राज्य सरकारें ज्यादा मजबूत है और केंद्र सरकार क्या है, ज्यादा यानी कि कमजोर है। और राज्यों को क्या होता है, अपने देश से अलग होने का अधिकार है। संघात्मक में क्या होगा, शक्तियां क्या होगी, बराबर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या किया जाएगा, शक्तियों का समान बंटवारा, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी। लेकिन उनमें से जब देखते हैं हम, जहां पर संघ लग जाता है तो मजबूत कौन बन जाता है, केंद्र सरकार। और संघ में क्या होता है, संघ में तो ही दिखता है क्या है, केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है, राज्य की गवर्नमेंट है क्या वो कमजोर है। यानी कि क्या पता चला, परिसंघ, परंग संघ में कौन मजबूत है, राज्य। संघात्मक में दोनों को समान पावर है, और संघ में क्या है, केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है। तो इसके पीछे यूनियन ऑफ स्टेट लिखने का मकसद क्या था, भी हम चाहते थे, या संविधान सभा यही चाहती थी, भी हमारी केंद्र सरकार हो क्या हो, ज्यादा मजबूत हो, और जो राज्य की गवर्नमेंट है उनको ज्यादा पावर नहीं देना चाहती थी। इस वजह से क्या किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें अंबेडकर जी ने बताया, जब ये शब्द लिखा गया तो हमने ये लिखा क्यों, अंबेडकर जी ने दो बातें बताई, भाई हम लिख क्यों रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो हमारे कहते हैं पर्व समिति के अध्यक्ष, जिनका बहुत ज्यादा क्या रहा, योगदान रहा किसमें, भारत के संविधान को बनाने में। तो इसने कहा भी हम यूनियन क्यों लिख रहे हैं, यूनियन इस वजह से है हम, क्योंकि एक तो जो भारत है वो किसी राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के समझौते का, राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। देखो एक एक बात को ध्यान से समझो, क्या है, राज्यों का समझौते का परिणाम नहीं है। कौन नहीं है, भारत। यानी कि देखो अमेरिका में क्या हुआ था, पहले आपने क्या पढ़ना पड़ेगा, अमेरिका, अमेरिका के बारे में समझो। वहां पर क्या थे, जब शुरू में कितने थे, 13 स्टेट थे, अब तो कितने हैं, 50 स्टेट हो गए। 13 स्टार्ट थे, जो 13 स्टेट थे, जो उन्होंने क्या किया था, मान के चलो ये यूएसए है, ये ऐसे नहीं बना, क्या थे, 13 छोटे छोटे क्या थे वहां पर, राज्य। उन 13 राज्यों में किसको बनाया, अमेरिका को, यानी कि इसको बनाया, यूएसए को बनाया। ये समझ रहे, यानी कि राज्य किसमें मिल गए, तो एक उन्होंने शामिल कर लिया, क्योंकि अकेले अकेले रहेंगे तो सुरक्षा नहीं हो सकती है, तो उन्होंने क्या अकेले एक राज्य का निर्माण कर लिया। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में क्या है, भारत पहले भारत बना, फिर उसने क्या किए हैं, राज्यों को बनाए हैं। यानी कि क्या हुआ है, पहले अगर आप देख रहे हो,
देखो अमेरिका में क्या है, क्यों वहां पर संघात्मक शासन प्रणाली है, क्यों? क्योंकि राज्यों ने किसका निर्माण किया है, अमेरिका का। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राज्यों ने किसी अपने देश को नहीं बनाया है, यानी कि छोटे छोटे राज्य और फिर उन्होंने एक पूरा बड़ा राज्य बना लिया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे क्या पहले भारत बना और फिर उसने क्या बनाए हैं, राज्य। जैसे आप देखते होंगे राज्यों का पुनर्गठन आयोग, जो 14 राज्य बने, 6 स्टेट यूटीज बने, उसके बारे में पढ़ना है हमने आज। सारी जो विस्तार से चर्चा होगी इसके बारे में होगी। जो हमारा भाग एक है इसके बारे में बताता है, संघ क्या है, यूटीज क्या है, अर्जित क्षेत्र क्या है, इनको कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, सीमा परिवर्तन कैसे, यानी कि पूरा का पूरा भाग आपको क्या मिलेगा। देखो मैंने पहले लिख दिया संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि आप जहां भी आप रह रहे हो, हरियाणा में रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, उसके बारे में सारा का सारा वर्णन कहाँ पर है, भाग एक में। तो समझ गए। एक तो क्या था, अम्बेडकर ने कहा भी हम यूनियन इसलिए है, क्यों है, क्योंकि हमारा जो है राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जो देश बना है हमारे राज्यों ने नहीं बनाया है। और दूसरा क्या अधिकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। समझ गए ये बात? क्या आप कोई भी, जैसे मान के चलो हरियाणा है, क्या वो बात से अलग हो सकता है? ऐसा अधिकार नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारी मांगे उठती रहती हैं, कभी खालिस्तान को लेकर, कभी द्रविड़िस्तान को लेकर, लेकिन वो कभी भी अलग नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि देश परमिशन ही नहीं देता, हमारा संविधान परमिशन ही नहीं देता, क्योंकि संविधान कैसा है, यूनियन। समझ गए? यानी कि अंबेडकर जी ने कहा भी हमारा जो यूनियन है वो कैसा है, एक तो राज्य समझौते का परिणाम नहीं है और साथ में कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमने क्या रखा, यूनियन ऑफ स्टेट। ये ऐसे नहीं आया, इसके लिए देखो क्या क्या बातें पहले इतिहास में, यानी कि यूनियन कैसे बना। पहले हमको जो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन आया 1927 में, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था भारत के लिए, संघात्मक, संघात्मक प्रयोग किया गया, फेडरेशन, यानी कि भारत कैसा होगा, फेडरेशन। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आपने देखा होगा, साइमन कमीशन ने क्या कहा था, भारत कैसा होगा, संघात्मक, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इसने भी भारत को कैसा माना था, संघात्मक। ये तो कौन बना रहा है रूल, ब्रिटिश है, क्योंकि 1927-28 में हम क्या थे, उपनिवेश थे ब्रिटिश के, और वो कैसा दर्जा दे रहे थे हमको, संघात्मक का। फिर जो पहली बार औपचारिक तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें क्या कहा गया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को कैसा बना दिया गया, संघात्मक। कैसे? ये औपचारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से। देखो ये तो कभी लागू ही नहीं हो पाई, ना तो साइमन कमीशन की जो सिफारिश तो लागू हो पाई, ना नेहरू रिपोर्ट की, लेकिन कहा क्या गया था, संघात्मक ही होगा। 1935 के बाद शासन अधिनियम में भी क्या कहा गया था, भारत कैसा होगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपने देखा भी होगा आईसीएस का नाम बदल के क्या कर दिया था, FBSC, ठीक है ना, कर दिया था, पढ़ा हमने पिछली क्लास में। और क्या कर दिया था, जो हमारा न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय था, उसका भी नाम क्या था, संघीय न्यायालय। कैबिनेट मिशन आया फिर 1946 में, कैबिनेट मिशन आया, उसने भी कैसा ढीला डाला, ढीला डाला, संघ बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी भी, जो भारत का जो कैबिनेट मिशन के तहत हमको संविधान बनाने का अधिकार मिल गया था हम, लेकिन उसने कैसी सिफारिश, कैसा होगा, ढीला डाला संघ। ढीले डाला का मतलब क्या था, केंद्र सरकार क्या होगी, कमजोर होगी, और राज्य सरकार क्या होगी, ज्यादा मजबूत होगी। केंद्र के पास 3 ही काम दिए थे, एक तो सेना से संबंधित, एक रक्षा से संबंधित और एक संचार से संबंधित। लेकिन जब संविधान सभा ने देखा भी ऐसा हम काम नहीं कर सकते, फिर राज्यों को हम ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या जरूरी है, केंद्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कानून चलता था पहले 1867 में, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। कौन सा आया, ब्रिटिश, ये ध्यान से सुना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 में ब्रिटिश सरकार लेके आई थी, किसके लिए, हम नॉर्थ अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा के लिए। आपने देखा होगा हमने ये कहाँ से लिया है, यूनियन का विचार,
जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो स्रोत हमने पढ़े थे, जो यूनियन हमने लिया किससे लिया है? कनाडा। यानी कि हमारे संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। कैसे हम यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन का तो कहीं पर प्रयोग नहीं कर रखा संविधान में। किसका प्रयोग कर रखा है? यूनियन ऑफ स्टेट का। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि 1867 में एक कानून बना था नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जब अमेरिका का नक्शा देखो तो नॉर्थ नॉर्थ में कौन आता है? कनाडा। तो उसके लिए एक्ट बना था और वहीं से हमने क्या कर लिया? यूनियन ऑफ स्टेट लिया, यानी कि कनाडा से हमने इसको ले लिया। यानी कहाँ से कहलाया ये? नॉर्थ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से। तो हम क्या बन गया? यूनियन ऑफ स्टेट। आ गया पहला आर्टिकल समझ में। क्या लिख रखा है इसके बारे में? एक तो भारत का क्या दे रखा है? नाम। और क्या दे रखा है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो एक तो क्या बात स्पष्ट होती है? एक तो भारत का नाम क्या होगा और इसका स्वरूप कैसे होगा? फेडरेशन नहीं है, कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट। समझ गए? परिसंघ क्या है, संघात्मक क्या है, यूनियन क्या है, इसमें डिफरेंस। और अम्बेडकर जी ने भी कहा क्या भी, हम यूनियन इसलिए हैं क्योंकि राज्य जो देश बनाया वो किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और ना ही किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार है। यह आर्टिकल 1 का ए क्लोज, जो आर्टिकल 1 की दूसरी जो धारा कहती है वो क्या कहती है? अनुच्छेद 1 की धारा 2, इसमें कहा गया है राज्य व संघ अक्षेत्र या यूटीज, राज्य व यूटीज कौन से हो गए? जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं, पहली अनुसूची में दिए गए। विनिर्दिष्ट लिख रखा है। विनिर्दिष्ट का मतलब होता है दिए गए हैं। यानी कि आपने देखा होगा हम हमारा मूल संविधान बना था उसमें कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी? 8। अब क्या है? 12 है। तो उसकी जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में किसके बारे में बता रखा है? राज्य और उसके संघ क्षेत्र यानी कि यूटीज के बारे में। कहने का मतलब है जब भी आप पहली अनुसूची को देखोगे वहां क्या मिलेगा? राज्यों के बारे में। भी भारत में अब कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? अब जैसे 28 है। यूटीज कितने हैं? 8 हैं। उन सारा कुछ मिलेगा वहां पे किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, किस राज्य की सीमा किसके साथ वो लगती है, वो दिया गया कहाँ पर? अनुच्छेद 1 की 2 क्लोज में। संघ व संघ क्षेत्र में जो दिए गया है वर्णन कहाँ मिलेगा? पहली अनुसूची में। समझ गए? इसमें इतना ही रख रखा है। अनुच्छेद 1 का तीसरी धारा क्या कहती है? इसमें 3 बातें हैं, ये ध्यान से सुनना। क्या है इसमें? 3 बातें हैं। पहले तो क्या है इसमें? एक तो क्षेत्रांग यानी भारतीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, किससे किससे मिलकर बना है। एक तो किससे मिला है? राज्य है हमारे, जैसे अगर मैं बात करूं तब कितने हैं? 28, ठीक है ना। और क्या है हमारे? यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। अब कितने हैं ये? 8। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं? अर्जित भी कर सकते हैं। अर्जित क्षेत्र के बारे में हमें बता रखा है। यानी कि अनुच्छेद 1 का 3 क्लोज क्या कहता है? भारत के क्षेत्र के बारे में बताता है। भारत का क्षेत्र यानी कि किन किन क्षेत्रों से मिलकर ये बना है। एक तो क्या है इसमें? राज्य है, एक क्या है? यूटीज है, और अर्जित क्षेत्र। ये समझो होता क्या है अर्जित क्षेत्र? अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? कि जैसे हम आजाद हुए 1947 में, हम क्या हो गए? आजाद हो गए। कुछ क्षेत्र तो हमने तभी हमारे पास आ गया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो हमने बाद में क्या करने पड़े? अर्जित करने पड़े। जैसे आपने नाम सुना होगा पांडिचेरी का, गोवा का, ठीक है ना, दादर नागर हवेली का, दमन दीव का। तो क्या था? ये अर्जित क्षेत्र से। अर्जित क्षेत्र कैसे? जैसे पांडिचेरी था, पांडिचेरी पांडिचेरी को हमने 1954 में अर्जित किया। किससे? फ्रांस से। फ्रांस का क्या था? ये उपनिवेश था। समझ रहे हो? अभी किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। तो हमने क्या किया? इसको 1954 में फ्रांस की सरकार से क्या कर लिया?
अर्जित कर लिया, यानी कि वहां की सरकार ने कह दिया भी हम अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं और ये क्षेत्र क्या है, आपका है। तब तक हमने इसको ना तो राज्य बनाया ना ही यूटीज बनाया। 1962 में 1962 में 16 जून 1962 को क्या बनाया गया, इसको यूटी बनाया गया, 14वां संवैधानिक संशोधन करके 1962 में संशोधन करके। क्योंकि 1962 में ये क्यों बना, क्योंकि जो फ्रांस की संसद थी उसने जब तक अनुमति ही नहीं दी, यानी कि कानूनी रूप से उसने क्या नहीं दी, अनुमति ही नहीं दी। पांडिचेरी किसके नियंत्रण में था, फ्रांस की क्या होती थी, ये बस्ती थी। हम आजाद कब हो गए, 47 में, लेकिन फिर भी बस्ती किसकी बनी हुई है, फ्रांस की। तो हम क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। अर्जित हमने किया भी किसको, फ्रांस को। 1954 वहां की सरकार ने कह दिया, लेकिन एक विधि के द्वारा नहीं किया, औपचारिक तरीके से नहीं कहा। वहां की संसद ने विधि के द्वारा कब किया, 1962 में। और ये हमने क्या बना दिया फिर, यूटीज। आज भी देखते हो ये क्या बनी हुई है, यूटीज है, हमारी है, ठीक है। भारत ने बना ली इसको यूटीज, यानी कि पांडिचेरी को आजाद करा लिया हमने, ठीक है ना। फिर एक आपने देखा होगा गोवा, गोवा कब आजाद हुआ, गोवा कब आजाद हुआ, गोवा किसका नियंत्रण था इसके ऊपर, पुर्तगाल। अभी भी क्या मानते हैं, पुर्तगाल। इसके ऊपर तो हमको तो इसको आजाद कराने के लिए, क्षेत्र को अर्जित करने के लिए क्या गई, सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी थी। ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन विजय, ये पूछे जाते हैं, ऑपरेशन विजय ये पूछे जाते हैं भी गोवा को जब ने आजादी है तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। एक आपने ऑपरेशन विजय का नाम भी सुना हो, कारगिल युद्ध, यानी कि ऑपरेशन रखे जाते हैं, तो कोई भी स्ट्राइक करनी पड़ती है, कोई भी युद्ध करना पड़ता है, उसके लिए ऑपरेशन रख देते हैं। जैसे हैदराबाद को जो रियासत थी उसको भारत में मिलाने के लिए कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। ये कई ऑपरेशन है, एक दिन कभी क्लास ले लेंगे उसके बारे में बता देंगे। पूछे जाते हैं ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, ऐसे ब्लू स्टार जैसे चलाया था, ठीक है ना। तो क्या हो गया, गोवा पर किसका नियंत्रण था, पुर्तगालियों का। तो सैनिक कार्यवाही करके 1961 में क्या कर लिया हमने, आजाद कर लिया, इसको भी हमने क्या कर लिया, अर्जित कर लिया। इसी प्रकार से दादर नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, दादर नागर हवेली व दमन दीव, दमन व दीव, ये कैसे, देखो जब हम आजाद हुए तो हमारे साथ ही नहीं मिल गए थे, यानी कि जो जितने अन्य क्षेत्र मिल गया था सारा का सारा, ये नहीं मिले थे, इनके ऊपर भी नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था, पांडिचेरी के फ्रांस का था। पुर्तगाल, ये गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव किसका नियंत्रण था, पुर्तगालियों का। ये कब चुराई हमने, 1961 में। इसको हमने 10वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड कर लिया। संशोधन याद रखना कौन सा, 10वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको क्या बना दिया, यूटीज बना दिया। इसको और गोवा को 12वां संवैधानिक संशोधन करके 1961 में क्या कर लिया, यूटीज बना दिया। समझे, अब देखो कैसे कैसे ये बात में क्या कर रहे हैं, नक्षत्र आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है भी हम क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। जो आर्टिकल 1 की 3 धारा में क्या रख रखा है, क्या लिख रखा है, विभाग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, एक तो कौन सा है, राज्य शामिल है, एक यूटी शामिल है, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, समय जरूरत पड़ने पर हम अर्जित भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किए हैं, अर्जित ही किए हैं। पांडिचेरी किससे, फ्रांस से। 1954 में आ गया था, 1954 तक क्या रहा, ये अर्जित क्षेत्र रहा। 62 में जब वहां की संसद ने क्या कर दी, अनुमति दे दी भी ये तो पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में जाना चाहिए, भारत के नियंत्रण में जाना चाहिए, तब ये क्या बना दिया, यूटीज बना दिया, ठीक है। गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव ये किसका नियंत्रण में थे, पुर्तगाल में। तो ऑपरेशन वीजा चलाकर क्या कर लिया हमने, इनको आजाद करा लिया और क्या बना दिया इनको, यूटीज। आज देखते हो ये क्या है, यूटीज है। ये क्या बन गया है, पूर्ण राज्य बन गया है, 25वां राज्य बना दिया गया 1987 में, यानी कि इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया है। वर्तमान में देखो कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है, वर्तमान में कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। हमने या तो राज्य बना दिए या यूटीज बना दिए, समझ गए चीजें, ठीक है। इसको क्या कर दिया, पहले ये यूटीज अलग अलग होते थे, ठीक है। फिर एक अधिनियम आया, संसदीय अधिनियम 2019 में,
और 26 जनवरी 1920 को क्या कर दिया, इन दोनों को एक मिला दिया, यानी कि एक ही क्या बना दी इसकी यूटीज। दादर नागर व दमन दीव क्या है, अब ये यूटीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। समझ के क्या था आर्टिकल 1, पहले में क्या था, क्या बताया गया है, एक में भारत का नाम और राज्य का स्वरूप, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि संघात्मक नहीं होगा, क्या होगा, यूनियन होगा। और आर्टिकल 1 का 2 क्लोजेस क्या कहती है, कोई भी राज्य या संघ शासित प्रदेश या जो केंद्र शासित प्रदेश है वही होंगे जो कहाँ दिए गए हैं, भारत की पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तीसरी क्या कहती है, भारत का क्षेत्र कौन कौन सा होगा, या तो हम क्या होंगे उसमें राज्य होंगे या यूटी होंगे, और यह हम कह सकते हैं अर्जित। आप देखते हो वर्तमान में भी यही है, या तो राज्य है या यूटी है, ठीक है। वर्तमान में कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। पांडिचेरी को कब अपना अर्जित क्षेत्र बनाया, भी बोलना पड़ेगा, अगर याद करना है समझने की चीजें साथ के साथ बोलनी पड़ेगी। कब, 1954 में, किससे, फ्रांस से, ठीक है। गोवा को 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय सैनिक कार्यवाही करके 1961 में क्या कर लिया, पुर्तगाल को, दमन दीव को, दादर नागर हवेली को क्या कर लिया, पुर्तगालियों से छुटा लिया और उनको क्या बना दिया, यूटीज। गोवा अब क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है, और जो पांडिचेरी है और ये दादर नागर हवेली है, दमन दीव क्या बने हुए हैं, यूटी बने हुए हैं। ये है आर्टिकल 1। उसके बाद है आर्टिकल 2, यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 कहता है भी जो संघ है या जो भारत है, नए राज्यों को प्रवेश, नए राज्यों को प्रवेश व स्थापना कर सकता है, कर सकता है। देखो इसको समझो, दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। राज्य यानी कि संघ है जो हमारा, जो भारत है वो क्या कर सकता है, नए राज्यों को प्रवेश यानी कि एडमिशन दिलवा सकता है, और उनको क्या कर सकता है, स्थापना। समझो प्रवेश का मतलब क्या हुआ, भारत के कितने पड़ोसी देश है, मान के चलो क्या है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है। इनमें से कोई भी एक क्षेत्र क्या होना चाहता है, भारत में शामिल होना चाहता है, तो भारत क्या कर लेगा, उसको शामिल कर लेगा, यानी को क्या कर लेगा, प्रवेश दिलवा देगा, या तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगा, या क्या कर लेगा, यूटीज बना देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसको हम प्रवेश दिलवा सकते हैं, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश। समझ गए क्या है, कि कोई भी अन्य देश जो क्या करना चाहता है, भारत के क्षेत्र में क्या होना चाहता है, शामिल होना चाहता है, तो क्या हो सकता है, हम उसको क्या दिला सकते हैं, प्रवेश दिलवा सकते हैं। किसको ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, इसको में प्रवेश दिलवा सकते हैं। समझ गए। स्थापना, स्थापना का मतलब क्या होता है, भी हमारा क्या हुआ, किसी के साथ युद्ध हो गया, क्या हो गया, युद्ध हो गया। युद्ध हो गया तो हमने क्या कर लिया, किसी भी क्षेत्र को जीत लिया, उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर उसमें शामिल कर सकते हैं। युद्ध में जीता हुआ क्षेत्रों को भी हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ था, सिक्किम था, सिक्किम पहले भारत का क्षेत्र नहीं था, तो क्या किया गया, इसके लिए आर्टिकल 2A बनाई गई, नई क्लोज बनाई गई संसद के द्वारा। तो इसने क्या किया गया, 35वां संवैधानिक संशोधन करके, 35वां संवैधानिक संशोधन करके 1974 में सिक्किम को पहले क्या बनाया, सहयुक्त राज्य। ये पूछा जाता है, सहयुक्त राज्य, ये कभी क्वेश्चन भी आया हुआ है। सिक्किम को क्या बनाया, सहयुक्त राज्य, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था भी, क्या था, देखो सिक्किम की जो आपने लोकेशन देखी होगी, कहाँ पर है वो, भारत के जो नॉर्थ स्टेट्स है वहां पर, और चाइना की जो स्थिति है वहां के बीच में है वो। तो ऐसी स्थिति है, तो क्या था, चाइना चाहता था सिक्किम हमारे साथ आ जाए, क्योंकि अगर उनके साथ चला जाता है सिक्किम, तो आपने देखा होगा चिकन गली आ रहा है। अगर आपने भौगोलिक स्थिति देखी है, इंडिया का मैप आपने देखा है,
तो क्या है, सिक्किम जैसे मान के चलो ये है, और यहाँ से अलग क्या हो जाता है, हमारे जो नॉर्थ स्टेट है, सेवन सिस्टर है, वो कहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर है सेवन सिस्टर, सिक्किम यहाँ पर था, बफर स्टेट कहलाता था एक तरह से। तो चाइना चाहता था कि अगर ये सिक्किम मिल गया तो क्या हो जाएगा, जो ये चिकन के लिए आ रहा है, चिकन के लिए आ रहा को किमिया कॉलोनी पर मैं कर लूंगा, और बाद से कितने राज्य छूट जाएंगे या टूट जाएंगे, साथ के साथ सेवन सिस्टर जो नॉर्थ, जो पूर्वी उत्तर राज्य आप देखते हो, अगर वो चले गए तो बात टूट गया, यानी कि उसके क्षेत्र पे किसने कर लिया कब्जा, चाइना कर लेगा। तो भारत ने अपनी कूटनीति दिखाते हुए पहले क्या कहा, सिक्किम को भी आप किस में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, यानी कि हम मिलाया नहीं पूर्ण रूप से, भारत के क्षेत्र में इसको नहीं मिलाया, यानी क्या था, मान के चलो ये भारत है, ये सिक्किम है, इसकी क्या करें हम, इसको कह देंगे हम सहायता करेंगे आपकी, सहायता कैसे करेंगे, अगर कोई भी बाहर से कोई युद्ध करेगा तो हम आपकी सहायता कर देंगे। तो क्या हुआ, इससे काम नहीं चला, भी पता था चाइना कभी भी क्या कर सकता है, इस अक्षेत्र को भी अपने ले सकता है, अक्षेत्र में ले सकता है, क्योंकि चाइना की नीति रहती है साम्राज्यवाद की। अगर सिक्किम के ऊपर उसका कब्जा हो जाता तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाती, क्योंकि हमारे जो सेवन सिस्टर्स है, ये जो स्टेट है नॉर्थ के जो स्टेट है वो टूट जाते। तो इसलिए क्या कर लिया, इसको पूर्ण राज्य का ही दर्जा दे दिया, क्या कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा ही दे दिया। तो इसके लिए 36वां संवैधानिक संशोधन करके 1975 में क्या कर दिया, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया, और ये हमारा 22वां स्टेट बन गया, 14 पहले बन गए थे, ठीक है ना, 1956 में, उसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे बने हैं वो। तो क्या हो गया, ये 22वां राज्य बन गया। तो ये जो हमने ये क्लोज बनाई थी 1975 में, क्या कर दिया, इसको निरस्त भी कर दिया, क्योंकि संयुक्त अब कोई है ही नहीं है राज्य, संयुक्त कोई राज्य है ही नहीं है, तो क्या हो गया, सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया है। समझ गए, आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकते हैं और उनकी स्थापना भी कर सकते हैं, हमने ये किया, ठीक है। आर्टिकल एक क्या था, भारत का नाम, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, यानी कि पहली अनुसूची के बारे में बताया, और कौन कौन से उसमें क्षेत्र शामिल है। आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। अनुच्छेद 3, इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो, संसद विधि द्वारा, संसद को अधिकार दिया गया है, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का नवीन गठन कर सकती है, किसी भी राज्य का नवीन गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन व नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद, संसद को क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, यानी कि संसद विधि बना के क्या कर सकती है, किसी भी राज्य का नवीन गठन, सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन वो कर सकती है, यानी कि किसी भी राज्य का नाम बदलना है वो बदल देगी। जैसे मैसूर को, पहले मैसूर बोला जाता, अब क्या बोला जाता है, कर्नाटक, 1973 में नाम बदल दिया, ठीक है ना। पहले मद्रास राज्य था, उसको क्या बना दिया, तमिलनाडु राज्य बना दिया, मद्रास का नाम बदल के कर दिया, चेन्नई कर दिया, ठीक है ना। पहले कलकत्ता था, कलकत्ता को क्या बना दिया, कोलकाता, कोलकाता बना दिया। नाम में क्या कर सकती है, परिवर्तन। नवीन राज्यों का गठन कर सकती है, जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले हरियाणा और पंजाब क्या थे, एक थे, इकट्ठे थे, तो संसद ने विधि बनाई और उसके द्वारा क्या कर दिया, अलग अलग बना दिया, पंजाब को अलग बना दिया, हरियाणा को अलग स्टेट बना दिया, और चंडीगढ़ को क्या बना दिया, यूटीज बना दिया, ठीक है ना। सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन का मतलब है हरियाणा का जितना क्षेत्रफल है, सीमा जो लगती है, उसको अन्य राज्य में और भी बढ़ा सकती है या कम भी कर सकती है, कौन, संसद विधि द्वारा। यानी कि ये जो आर्टिकल है संबंधित है, वो है जो भारत में क्षेत्र है उसमें ही क्या कर सकती है, या भारत में जो राज्य उनमें ही क्या कर सकती है, उन्हीं का ही गठन कर सकती है, नवीन बना सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 2 है जो उन राज्यों से संबंधित है जो भारत के क्षेत्र में शामिल नहीं है। आपने देखा होगा नवीन राज्य आएंगे वो भारत में नहीं शामिल है, स्थापना करेंगे वो भारत के क्षेत्र में शामिल नहीं है। कहने का मतलब आर्टिकल 2 क्या है,
जो भारत के क्षेत्र से बाहर के राज्यों को क्या करना है, शामिल करना है भारत में। और ये कौन सा मुख्य संबंधित किससे है, भारत में जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है उसी में क्या कर सकती है, उन्हीं में से घटा बढ़ा सकती है। तो इसके लिए उन्होंने किया भी है। जैसे पहले क्या चलता था, जो राज्यों का वर्गीकरण था, जब ब्रिटिश सत्ता थी तो वहां पर क्या थे, 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे 1956 से पहले, जब तक हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था। इसमें आएंगी सारी की सारी बातें, ठीक है। राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग कौन कौन से बने, जैसे एसकेदर आयोग बना, ठीक है ना, जेवीपी आयोग बना, फजल अली आयोग बना। तो इससे पहले थोड़ा आप क्या समझो, जब हम क्या थे, ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, तो उन्होंने किस प्रकार से राज्यों को बांट रखा था, उसने बांट रखा था, ब्रिटिश प्रांत बना रखे थे, देशी रियासतें बना रखी थी, और चीफ कमिश्नरियां बना रखी थी। ऐसे उन्होंने क्या कर रखा था, हमारा सिस्टम चलता था वो। तो इन्होंने क्या किया, 4 राज्य थे, ए बी और सी डी, ये श्रेणियां क्या हुई थी, बना रखी थी। 1956 से पहले की हम क्या कर रहे हैं, जब तक हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था, या उसकी जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं हुई थी। इसमें उन राज्यों को रखा गया जो क्या थे, ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे, जिसको हम क्या बोलते थे, ब्रिटिश प्रांत के जो अधीन थे, उन राज्य को इसमें रखा गया। इस प्रकार से इसमें थे टोटल 9 राज्य, ऐसे श्रेणियां बना रखी थी। ऐसे थे जो किसके अधीन थे, ब्रिटिश प्रांत के। यानी कि ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या था, सारे के सारे नियंत्रण में थे ये किसके, ब्रिटिश के। ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के, वहां की संसद के। असम था, जैसे बिहार था, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत था, यानी कि जो आज का यूपी है वो था। तो इसे इस प्रकार से कितने थे वो, 9। 20 श्रेणी में वो राज्य आते थे जो कौन थे, देशी रियासतें। देशी रियासतें मैंने बताया कैसे थे, जब ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे तो कैसे चलता था हमारा, एक हम किस में बटे हुए थे, ब्रिटिश प्रांत में, जिनका पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता था। एक किसमें बटे हुए थे, देशी रियासतों में। आपने देखो देशी रियासतें 562 हुआ करती थी देशी रियासतें, ठीक है। और क्या थी, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी यानी कि चीफ कमिश्नर को बोल सकते हैं आज के यूटीज। इन पर तो पूरा का नियंत्रण रहता था पार्लियामेंट का। इनको कुछ स्वतंत्रताएं दे दी गई थी। अधीन तो किसके थे, ये ब्रिटिश संसद के, लेकिन कुछ मामलों में इनको क्या थी, स्वतंत्रता दी हुई थी। तो ए श्रेणी में कौन से रखे गए, जो ब्रिटिश प्रांत। बी में कौन से रखे गए, देशी राज्यों से संबंधित, ये भी कितने राज्य थे, 9। सी में कौन से रखे गए, चीफ कमिश्नरिया, जैसे इसकी मैं अगर बात करूं तो जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये थी, ठीक है ना। सी में कौन से रखे गए, चीफ कमिश्नरिया, चीफ कमिश्नरिया, और साथ में कुछ देशी राज्यों से संबंधित राज्य रखे गए। जैसे चीफ कमिश्नर उस समय हमारी होती थी 4, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। बलूचिस्तान तो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, जब आजाद हो गए तो कहाँ चला गया वो, पाकिस्तान में बलूचिस्तान तो है, ठीक है ना। जो कुर्ग, कुर्ग आज का जो कर्नाटक में है, ठीक है। तो चीफ कमिश्नरिया साथ में देशी रियासतों से संबंधित। और एक इसमें था अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से क्या थे, हम बंटे हुए थे, यानी कि हमारे राज्य तो इस प्रकार से चले हुए थे। ये 10 थे और ये 1 था, तो टोटल कितने हो गए, ये 29। ऐसे चल रहा था सिस्टम 1956 से कर दी। जैसे कि हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 पढ़ रहे थे भी, संसद क्या कर सकती है, संसद विधि बना के क्या कर सकती है, किसी भी राज्य का नवीन गठन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन वो कर सकती है। तो पहले जो 1956 से पहले इस प्रकार से हमारे जो राज्य बंटे हुए थे, तो उसमें बदलाव करने की कोशिश की गई। और पहली बार प्रारूप समिति की सिफारिश पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन, हमारे पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष, उन्होंने 17 जून 1948 को एक समिति का गठन किया गया, समिति एस के दर समिति एस के दर समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। इसमें क्या था,
भाषा के आधार पर गठित होने वाली पहली समिति कौन सी थी? एस्केदर समिति 1940 में बनाया गया। इसमें देखा गया भी जो हम राज्यों का पुनः गठन करेंगे वो किस प्रकार से करें, वो कौन सा आधार हो। तो 4 सदस्यीय ये समिति बनाई गई, 4 सदस्यीय समिति, यानी कि समिति में 4 सदस्य थे और एस्केदर जो क्या थे समिति के अध्यक्ष थे। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट में क्या कहा कि जो राज्य का निर्माण किया जाएगा वो या तो प्रशासनिक आधार पर होगा, प्रशासनिक आधार होगा, या भौगोलिक आधार होगा, या वित्तीय अधिकार होगा, आधार होगा, वित्तीय आधार होगा, या विकास, या विकास। यानी कि इन 4 आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। किसने सिफारिश की? है एस्केदर समिति ने। इसमें कहा गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। तो इसकी सिफारिश को नेहरू सरकार ने क्या कर दिया? मना कर दिया, इसकी सिफारिश लागू नहीं हो पाई। एस्केदर समिति में क्या कहा गया? भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। तो फिर एक समिति का और गठन किया गया, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति बनाई गई किसके लिए? राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। ये क्या था? यानी कि हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लोग पुरुष के नाम से भी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी बने और गृह मंत्री पटेल, और पिटामी सीतारमैया, पिटामी सीतारमैया, ये कांग्रेस के अच्छे राजनेता हुआ करते थे, आंदोलन में इसका बहुत ज्यादा भागीदार रहा है। तो इस समिति का गठन किया गया 1948 में, क्योंकि एस्केदर की रिपोर्ट को मानना नहीं गया। तो कौन सी समिति का गठन किया गया? जेवीपी, यानी कि नाम कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिटामी सीतारमैया। इन्होंने भी क्या कहा? भी राज्यों का पुनः गठन कैसे होगा? इन्होंने कहा राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा? राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। इन्होंने भी मना कर दिया किससे? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या करने को? राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो 1949 में इसने रिपोर्ट दी थी। बनी कब थी? 48 में। 1949 में क्या रिपोर्ट दी? भी राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा? राष्ट्र की एकता व अखंडता को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, उनके समाज को ध्यान में रखते, तब हम क्या करेंगे? राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। लेकिन इस समिति की सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया। लेकिन ये मांग रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि कई राज्यों में विवाद होना स्टार्ट हो गया था कि हम क्या चाह रहे हैं, हम राज्यों से अलग होना चाह रहे हैं। तो इसमें पहली बार जो विवाद का विषय उठा 1950 में, 1950 में तेलुगु भाषी के लोग, तेलुगु भाषी के लोग क्या होना चाहते थे? मद्रास राज्य से अलग। इन्होंने अपनी मांग रखी भी हमको क्या किया जाओ? मद्रास राज्य से अलग किया जाए और तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य का गठन किया जाए। और कौन सा? आंध्र राज्य का। 1950 में मांग उठी, धीरे धीरे इसने जोर पकड़ना स्टार्ट किया और 1952 में कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने क्या कर दिया? अनशन, अनशन पर बैठ गए। नेता थे श्री राम लल्लू, पटामी श्री राम लल्लू, श्री राम लल्लू। ये एक अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहीं लिखा हुआ 56 दिन की अनशन की, कहीं लिखा है एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है 58 दिन, 58 दिन की अनशन पर रहे। उसके बाद क्या होगी? इसकी डेथ होगी। तो उसके बाद और भी ये मांग क्या करने लगी? जोर पकड़ा इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो नेहरू सरकार ने क्या किया? 1 अक्टूबर 1953 को, क्योंकि इसकी मांग के आगे झुकना पड़ा, और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर आंध्र राज्य का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया, आंध्र राज्य का निर्माण कर दिया गया। यानी क्वेश्चन क्या आता है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र राज्य। पहले आंध्र राज्य था, 1956 में इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश। तो क्या हुआ? यहाँ से आंध्र राज्य का गठन हो गया।
तो अगर एक की मांग को मान लिया गया तो क्या होगा, और भी राज्यों में क्या होने लगी, मांग उठना स्टार्ट होगी। तो और भी राज्यों में मांग उठनी स्टार्ट की, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया भी हम राज्यों का पुनः गठन कैसे करेंगे। समिति का नाम आपने सुना होगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, कमीशन बनाया गया फजल अली आयोग, 3 सदस्यीय था। ये उसके अध्यक्ष थे, फजल अली अध्यक्ष थे, और के एम पणिकर पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये इस आयोग के सदस्य, यानी कि 3 सदस्यीय ये आयोग बनाया गया। 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। यानी कि ये क्वेश्चन आया भी है नेट में एक बार, यानी कि जो फजल अली आयोग बनाया गया था उसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। क्या कौन कौन थे, फजल अली कौन था, अध्यक्ष था, और के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। तो इन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, यानी कि आयोग बनाया कब गया, 1953 में। इसने रिपोर्ट कब दी, 1955 में। 1955 में रिपोर्ट दी, और इसने क्या कहा भी भाषा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, राज्यों का पुनः गठन कर सकते हैं। यानी कि राज्यों का क्या कर सकते हैं, पुनः गठन, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। इसकी रिपोर्ट की जो इसने दी, इसकी सिफारिश को मान लिया गया। लेकिन इसने कहा था भी जब भी हम 1956 में इसकी सिफारिश को माना गया, 1956 में सिफारिश को क्या कर लिया गया, मान लिया गया। लेकिन ये इसका मानना था सिफारिश, जो भी राज्य बने, यानी कि ये 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहता था। लेकिन नेहरू सरकार ने इसकी इस सिफारिश को नहीं माना, और क्या कर दिया, राज्यों का पुनः गठन किया गया। और राज्यों का जो पुनः गठन किया गया उसमें 14 राज्य, 6 स्टेट, 6 यूटीज बनाए गए। यानी कि जो 1956 में राज्यों का क्या किया गया, पुनः गठन किया गया, उसमें 14 राज्य व 6 यूटी, 6 यूटी का क्या किया गया, निर्माण किया गया। क्योंकि फजल अली आयोग बना कब बना, 1953 में। कितने सदस्य थे, 3। फजल अली ये कौन थे, उसके अध्यक्ष, के एम पणिकर कौन थे, सदस्य, और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसने रिपोर्ट कब दी अपनी, 1955 में। क्या रिपोर्ट में क्या कहा भी राज्यों का गठन कैसे करेंगे हम, भाषा के आधार पर। इसकी सिफारिश को मान लिया गया। लेकिन इसने जो सिफारिश की थी भी 16 राज्य और 3 यूटी होने चाहिए, लेकिन उस सिफारिश को नहीं माना नेहरू सरकार ने। और कितने राज्यों का गठन किया, 14 राज्य व 6 यूटी का क्या कर दिया गया, गठन किया गया। अब 14 राज्य बन गए। अब धीरे धीरे अब जो वर्तमान में आप देखते हो कितने राज्य हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो वो कैसे बने हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, धीरे धीरे मांग उठने लगी। फिर क्या कर दिया गया, 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया। फिर मांग उठी किसकी, 1966 में पंजाब और हरियाणा की, यानी पंजाब से अलग कौन बना दिया गया, हरियाणा बना दिया गया। फिर मांग उठी 1971 में। 1971 में पहले जो हिमाचल प्रदेश यूटी बना था 56 में, तो उसको क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। यानी कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण कर दिया गया 1971 में। फिर 1972 में 3 राज्यों का क्या किया गया, निर्माण किया गया, मणिपुर का, मेघालय का और त्रिपुरा का। त्रिपुरा का क्या कर दिया गया, निर्माण किया गया। यानी कि 72 में क्या किया गया, 3 राज्य बना दिए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। फिर मांग उठी जब आपने देखा होगा 1975 में सिक्किम, पहले क्या बनाया गया था, हमारे 35वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या बनाया गया था, संयुक्त राज्य। फिर 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी कि सिक्किम को क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य। ये क्वेश्चन आता भी है कि जो सिक्किम राज्य जो पूर्ण रूप से बना, कब बना, 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1975 में ये बनाया गया। फिर ये कौन सा राज्य बना था हमारा, 22वां राज्य ये बना।
फिर 1987 में फिर 3 राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया। मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का और गोवा का। यानी कि गोवा पहले क्या था, यूटी था। 1962 में जब ये यूटी बना तो बाद में 1987 में क्या बना दिया गया, गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अपने देखो पहले मैंने बताया था भी कैसे गोवा किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था, कैसे उसको छुड़ाया गया, ऑपरेशन विजय की सैन्य कार्यवाही करके क्या किया गया, गोवा को पुर्तगालियों से छुड़वाया गया, फिर उसको यूटी बना दिया गया और फिर 1987 में क्या कर दिया, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 2000 में 3 राज्यों का और गठन कर दिया गया, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड यानी कि उस समय उत्तरांचल, अब क्या हो गया ये उत्तराखंड, और झारखंड राज्य का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। कब, 2000 में। फिर आपने देखा होगा 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर कौन सा राज्य बना दिया गया, तेलंगाना राज्य का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। इस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया। फिर एक 2019 में जम्मू कश्मीर को लेकर के आया, अधिनियम आया, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो 1956 में स्टेट बना था, 2019 में क्या कर दिया, राज्य ठाकुर क्या बना दिया, यूटी। यानी कि जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख क्या बना दिए, यूटी बना देंगे। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे भारत देश में कितने हैं, 14 राज्य और 8 यूटी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से क्या है, देखो संसद क्या कर सकती है, राज्यों का गठन। किसके पास पावर है ये, संसद के पास कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 3। तो इस प्रकार से संसद क्या कर सकती है, राज्यों का गठन कर सकती है। उसके बाद है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। राज्य की सीमा में परिवर्तन का मतलब क्या है कि संसद के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि किसी भी राज्य की सीमा में क्या कर सकती है, परिवर्तन, या तो बढ़ा सकती है या घटा सकती है। मान के चलो हरियाणा का क्षेत्र को घटाना है या पंजाब के क्षेत्र को घटाना है, तो कौन कर सकती है, संसद। किससे, साधारण विधि से। यानी कि इसमें संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, साधारण विधि के द्वारा भी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार से क्या कर सकती है, साधारण विधि से ही नाम में परिवर्तन। जैसे मद्रास राज्य को पहले क्या कहा जाता था, मद्रास, यानी तमिलनाडु राज्य को पहले क्या कहा जाता था, मद्रास। तो मद्रास का नाम बदल कर क्या कर दिया, तमिलनाडु कर दिया। इसी तरह जो पहले मैसूर था, मैसूर का नाम क्या कर दिया, कर्नाटक कर दिया। इसी प्रकार से पहले जो कलकत्ता बोला जाता उसको क्या बना दिया, कोलकाता बना दिया। यानी कि संसद के पास पावर है क्या करने की, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की। तो ये है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, संसद विधि बना के क्या कर सकती है, राज्यों का नवीन गठन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इसके लिए कितने आयोग आए, 3 आयोगों का निर्माण किया गया। पहले एस केदर आयोग या समिति बनाई गई, फिर जेवीपी समिति बनाई गई, लेकिन उनकी मांग को क्या किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। फिर कौन सा आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग, इसकी मांग को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ये आर्टिकल 3। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, इसमें मुख्यतः ये संबंधित आर्टिकल 2 से और 3 से। इसमें लिखा क्या हुआ है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संसद क्या कर सकती है, साधारण विधि द्वारा राज्यों का प्रवेश। जैसे आर्टिकल 2 क्या कहता है, राज्यों का प्रवेश और राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 3 क्या कहता है, राज्यों का नवीन गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, साधारण विधि द्वारा किया जा सकता है। और जो ये साधारण विधि के द्वारा परिवर्तन किया गया है वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी कि साधारण विधि के द्वारा क्या कर सकती है संसद, राज्यों के गठनों में क्या कर सकती है, नवीन गठन का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों को प्रवेश दिलवा सकती है और नए राज्यों की स्थापना वो कर सकती है। तो ये क्या कहा गया आर्टिकल 4 में, यानी कि 368 के तहत इसको संशोधन नहीं समझ आएगा।
क्योंकि हमारे क्या है, देखो 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। तो 368 में जो लिखा हो उसमें 2 प्रक्रियाएं हैं, यानी कि उसमें 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। एक तो संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, और दूसरी कौन सी प्रक्रिया है, संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों का साधारण बहुमत, आधे राज्यों का साधारण बहुमत। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 में। 2 प्रक्रिया है, लेकिन संसद कितने प्रकार से संशोधन कर सकती है, 3। वो कौन सी है, एक है संसद का साधारण बहुमत। वो संसद का साधारण बहुमत के द्वारा कैसे परिवर्तन कर सकती है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। इसको आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया, इसको 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। आगे फिर इसके बारे में चर्चा आएगी जब हम क्या करेंगे, संशोधन के मामले में बातें करेंगे, यानी कि आर्टिकल 368 के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब और उसके बारे में और आगे डिटेल से बताएंगे कि क्या संसद का विशेष बहुमत क्या होता है, और संसद का साधारण बहुमत क्या होता है, और संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पढ़ लिया आपने, संसद क्या कर सकती है, राज्यों का, नए राज्यों का गठन कर सकती है, स्थापना कर सकती है, प्रवेश दिलवा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो क्या संसद को ये भी अधिकार है कि वो बाढ़ के क्षेत्र को दूसरे राज्यों को सौंप दे, यानी कि विदेशी राज्यों को सौंप दे। तो इसके लिए एक वाद आया था, बेरुबारी वाद 1960 में, जब हमने प्रस्तावना की थी उसमें जानना था। बेरुबारी वाद यानी कि एक जगह है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बेरुबारी वाद क्या है, एक जगह है पश्चिम बंगाल में। इसमें क्या कर दिया था 1960 में, बेरुबारी क्षेत्र को कहाँ सौंप दिया गया था, पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो इसके लिए क्या करना पड़ा था, 9वां संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन। और 2015 में भी 100वां संवैधानिक संशोधन करके 2015 में भी बांग्लादेश को 102 बस्तियां किसने, संसद ने बांग्लादेश को सौंप दी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर संसद दूसरे राज्यों को बाढ़ क्षेत्र से संबंधित कोई भी भूमि सौंपेगी, कोई भी बस्तियां सौंपेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना जरूरी होगा। नाम में परिवर्तन करना, नए राज्यों का गठन नहीं करना, भारत में ही कोई अलग राज्य बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, साधारण विधि, उसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर क्या करना है, दूसरे राज्यों को क्या करना है, सौंपना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, संवैधानिक संशोधन करना जरूरी है। ये किया भी है किसमें, बेरुबारी वाद 1960 में, और 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 में। तो ये था हमारे भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें कहा गया है राज्य व संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो एक एक करके हमने बात को जाना, तो अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना। तो बाकी करेंगे कल।